नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान खेत खलिहान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। खेत खलिहान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी के संबंध में कुछ ऐसी खास जानकारियां देते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज्यादा बेहतर और भी ज्यादा आसान हो सके। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं धान की रोपाई के बारे में और साथ ही बात होगी नींबू वर्गीय फसलों में समसामयिक कार्यों की। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का खेत खलिहान कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय यानी कि धान की रोपाई के साथ। किसान भाइयों बहनों, धान हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है और इस वक्त अभी उसकी रोपाई का जो काम है वो चल रहा है। किस तरीके से आपने सफलतापूर्वक इसकी रोपाई करनी है जिससे कि आपको इसका उत्पादन जो है वो अच्छा प्राप्त हो सके, साथ ही साथ कौन कौन सी सावधानियां आपने बरतनी है, आइए तमाम बातों पर डालते हैं एक नजर। किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, धान खरीफ मौसम की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। आज हम चर्चा करेंगे धान की रोपाई की, साथ ही साथ खेत की तैयारी किस प्रकार की जाए, और अगर आप पुरानी पौध का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी बुआई या रोपाई जो है धान की पचेती हो गई है, तो आपको क्या ध्यान रखना है। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि खरपतवार प्रबंधन धान की फसल में कैसे किया जाए। बात करते हैं नर्सरी से पौध उखाड़ने की। रोपाई के पहले किसान भाइयों आप नर्सरी या पौधशाला से पौध उखाड़ते हैं। इसकी उम्र आमतौर पे 20 से 25 दिन के बीच होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा पुरानी पौध इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो उससे उतना फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो सही उम्र पे पौध उखाड़ना है। पौध उखाड़ने के एक दिन पहले आप खेत में जो है पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद अगले दिन आप पौध उखाड़ सकते हैं। और उखाड़ते समय ये खास ध्यान रखना है कि एक साथ आप 2-3 पौधे उखाड़ें जिससे कि जड़ें ना टूटने पाए। अगर आप 10-15 पौधे एक साथ उखाड़ेंगे तो जड़ों के टूटने की संभावना रहती है। साथ ही साथ आपको देखना है कि खरपतवारों के पौधे उसमें जो है पौध के साथ ना उखड़ पाएँ, ना आ पाएँ। अगर ऐसा होता है तो आप उनकी छटनी कर लें, यानी शुद्ध रूप से आपकी पौध होनी चाहिए। कभी कभी धान के खेतों में जो है बकानी रोग आ जाता है। जिन खेतों में या जो किसान भाई आशा रखते हैं या उम्मीद करते हैं कि बकानी रोग आ सकता है, तो उस दशा में आपको अपने जो पौधे आपने उखाड़े हैं उनका बावेस्टीन से उपचार कर लेना चाहिए। बावेस्टीन एक दवाई होती है जिसका आप घोल बना सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम बावेस्टीन, इसके हिसाब से आप ज़रूरत का घोल बना लें और उसमें जो है पौध को करीब 4-5 घंटे उसकी जड़ को डुबो के रखें। ऐसा करने से आपके खेत में जो है बकानी की संभावना कम हो जाएगी। साथ ही साथ पौध उखाड़ने के बाद आप जैसा कि जानते हैं कि उसकी धुलाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि रोपाई के समय में धुली हुई पौध से आसानी रहती है। फिर इसको छोटे छोटे बंडलों में आप बांध लें और आप किसी छायादार स्थान पर इसे रख लें। कोशिश करनी चाहिए कि इस पौध को आप तुरंत लगा दें। किसी वजह से नहीं लगा पा रहे हैं तो किसी छायादार स्थान में टाट के बोरे में लपेट के और उस पर पानी छिड़कते रहें और फिर कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी इसको लगा लें। या कोई नाली हो या पानी का कोई साधन हो, लेकिन उसके ऊपर छांव होनी चाहिए, उसमें भी आप इस पौध को रख सकते हैं। किसान भाइयों, साथ ही साथ आपको मुख्य खेत की तैयारी भी करनी है जिसमें आपको रोपाई करनी होती है। इसके लिए देश के ज़्यादातर हिस्सों में इस साल जो है अच्छी बरसात हो रही है। बारिश का पानी आप खराब ना जाने दें। इसकी मेड़बंदी खेत की अच्छी तरह से कर लें और फिर खेत में आप 6 से 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा करके, चाहे बारिश का हो, चाहे सिंचाई का हो, चाहे नहर से लगाया हो, इसके बाद आप उसमें जो है वो कल्टीवेटर से या पडलर एक मशीन आती है, पडलिंग करती है, गारा बनाती है, या हैरो से या देसी हल से, मिट्टी पलटने वाले हल से, जो भी साधन आपके पास हो, उससे आप उसकी 2 बार जुताई कर दें। जुताई करने के बाद उसमें पाटा लगाकर आप उसको समतल कर लें। फिर ये खेत आपका रोपाई योग्य हो जाता है। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि इस समय पर ही खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना है। अगर मिट्टी की जांच नहीं हुई है तो अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के लिए आप 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसी प्रकार अगर संकर किस्में हैं तो उसमें 150 से 160 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम पोटाश और 25 से 30 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। नाइट्रोजन के अलावा जो फास्फोरस, पोटाश और जिंक के उर्वरक हैं उनको आप जब खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय खेत में अच्छी तरह से मिला दें
और ये आपका उर्वरक प्रबंधन हो जाता है। नाइट्रोजन को आपको खड़ी फसल में 3 बार देना है, रोपाई के 1 सप्ताह बाद, फिर रोपाई के 25 से 30 दिन बाद, और फिर जो है 1/3 आपको 55 से 60 दिन के बाद। अब बात करते हैं रोपाई की। तो किसान भाइयों, रोपाई में आपको ध्यान रखना है कि 20 सेंटीमीटर आपको पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखनी है। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रोपने की गहराई जो है 2 से 3 सेंटीमीटर हो। अधिक गहरी रोपाई आप ना करें, ऐसा करने से उसमें जो है ब्यांत वगैरह, कल्ले वगैरह कम बनते हैं। तो कोशिश करें 2 से 3 सेंटीमीटर। और फिर आपको सीधा लगाना है। पौध की जड़ जो है ना, जड़ ऊपर की तरफ नहीं आनी चाहिए, जड़ आपकी सीधी मिट्टी में लगनी चाहिए। और साथ ही साथ कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ किसान भाइयों का जो धान की पौध है वो बहुत पुरानी हो जाती है, क्योंकि रोपाई वो देर से करते हैं, पछेती रोपाई हो जाती है। तो कई बार तो देखने में ऐसा आया कि 35 से 40 दिन पुरानी पौध आपकी हो जाती है, 55 दिन तक की पौध हो जाती है। तो ऐसी दशा में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पछेती रोपाई कर सकते हैं। इस तरह की नर्सरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि जैसा कि हम संस्तुत करते हैं कि आपको 20 से 25 दिन पुरानी पौध लगानी पड़ती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मानसून देर से आता है और खेत में पानी नहीं होता, तो आपकी पौध पुरानी हो जाती है। या कई बार ऐसा होता है ज़्यादा पानी भर जाता है खेत में, आप उसमें रोपाई नहीं कर पाते, या कई बार आपको उर्वरक नहीं मिलता, तब भी आपकी रोपाई पछेती हो जाती है। तो ऐसी दशा में आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये है कि रोपाई की दूरी जो मैंने बताई थी 20 × 10, 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 10 पौधे से पौधे की, इसको घटा लें आप। इसको घटा के आप लगभग 15 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें। इस तरह से आपका 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में 66 पौधे आ जाते हैं। तो पौधों की संख्या हमें बढ़ानी, क्योंकि इसमें ब्यांत कम होता है। दूसरा, एक जगह पे आपको 3 से 5 पौधे लगाने हैं। सामान्य रोपाई में हम 2 से 3 पौधे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पौध आपको 3 से 5 लगानी है, ज़्यादा पौधे लगाने हैं, जिससे कि पौधों की संख्या आपकी बढ़ जाए। तीसरा, आपको इसमें ध्यान रखना है कि चूँकि पौधे बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, तो लगभग 1/3 चोटी की तरफ से आप इनको काट लें या तोड़ दें उसको ऊपर से। साथ ही साथ जो साइड की पत्तियां हैं उनको भी आप काट दें या तोड़ दें। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हम खेत में इस पौध को लगाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। पौधे की पत्तियों से, जैसे किसान भाई जानते हैं, पानी का ह्रास होता है, नुकसान होता है। अगर उसमें कम पत्तियां होंगी तो पानी का नुकसान कम होगा और साथ ही साथ फसल की जो स्थापना है वो जल्दी होगी। तो ऐसा करके आप अच्छी फसल ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो पछेती रोपाई है, इसमें उर्वरकों की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी। जो संस्तुत मात्रा में उर्वरक हैं, उनसे 1.25 से 1.5 गुना अधिक उर्वरक आपको डालने पड़ेंगे। तो ये जो 4 बातें, इन 4 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो धान की पछेती पौध से भी आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। चाहे आपकी पछेती रोपाई हो, चाहे समय से की गई रोपाई हो, खरपतवार हमेशा धान की फसल में आते हैं, काफ़ी नुकसान करते हैं। खास करके घास फूल के खरपतवार धान की फसल में ज़्यादा आते हैं। इनकी रोकथाम के लिए अगर आपको रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करना है तो ब्यूटाक्लोर सबसे कॉमन दवाई है, सबसे आसानी से मिलने वाली दवाई है। ब्यूटाक्लोर का आप 1.5 से 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। मान लीजिए आपके 50% ब्यूटाक्लोर है, जो व्यावसायिक प्रोडक्ट है, जो आप बाज़ार से लाते हैं, तो इसकी मात्रा दुगनी हो जाएगी। यानी 3 से 4 लीटर या 3 से 4 किलोग्राम ब्यूटाक्लोर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से व्यावसायिक जो उत्पाद है उसका आपको प्रयोग करना है। इसके लिए आपको रोपाई के 1 से 2 दिन के अंदर अंदर इस ब्यूटाक्लोर का छिड़काव कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल पुरानी हो चुकी है धान की और वो 25 दिन 30 दिन की हो चुकी है मतलब, तो उसमें आप खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 20 पारीबैग सोडियम का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी आप 25 ग्राम मात्रा लें और उसको 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर दें। साथ ही साथ किसान भाइयों, लगातार आपको अपनी फसल की निगरानी करते रहना है, देखते रहना है, क्योंकि रोपाई के बाद कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगह पे पौधे हमारे मर जाते हैं, किसी कारण से मर सकते हैं। पानी ज़्यादा खड़ा हो गया उसमें, उसके साथ पौधे उखड़ जाते हैं या पौध मर भी जाती है, कमज़ोर पौध आपने लगाई है। तो ऐसी खाली जगह को 1 सप्ताह बाद आप अपने खेत पे अच्छी तरह से घूमने के बाद जहाँ जहाँ आपको खाली स्थान, रिक्त स्थान मिलते हैं, उनमें आप नई पौध लगा दें। इससे पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर आपकी पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ आपको हमेशा
अपनी फसल में देखना है कीड़े मकोड़े बीमारी तो नहीं आ रही है। अगर कोई इस तरह की समस्या आपको दिखाई देती है तो उसका तुरंत आप निदान करें। किसान भाइयों, आपने देखा कि धान की रोपाई अगर आप समय से कर रहे हैं तो आपको सही दूरी पे लगाना है। अगर आप पछेती रोपाई कर रहे हैं तो उसमें पुरानी पौध जैसे है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन एक जगह पे ज़्यादा पौध लगानी है, 3 से 5 रोपाई दूरी घटानी है, उर्वरक अधिक लगाने हैं। और साथ ही साथ किसान भाइयों, भीड़ से आपको बचना है क्योंकि ये कोरोना का समय चल रहा है। इस समय पे जो भी काम आप करते हैं मास्क लगा के उस काम को करें, साथ ही साथ दूरी जरूर बनाए रखें क्योंकि रोपाई का और धान के ज़्यादातर काम ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, अधिक श्रमिकों का प्रयोग होता है। तो सामाजिक दूरी बना के रखें, साथ ही साथ अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर इन सब बातों को आप अपनाएंगे तो उम्मीद है कि आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे और आपको धान की स्वस्थ फसल भी मिलेगी। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने धान की रुपाई के संबंध में तमाम विशेष बातें जानी। इसके साथ ही कार्यक्रम खेत खलिहान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। यूँ तो हमारे बहुत से किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि नींबू वर्गीय फसलों की खेती करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप समय समय पर उनमें कुछ ना कुछ कृषि कार्य करते रहें जो कि कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित हों, तो निश्चित तौर पर आप उसमें और भी ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं नींबू वर्गीय फसलों में इस वक्त आपने कौन से समसामयिक कार्य करने हैं। किसान भाइयों, इस समय बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो जो किसान भाई इस समय बाग लगाने की सोच रहे हैं वो इस समय अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अच्छी किस्म के पौधे, अच्छी वैरायटी और किस तरीके से पौधे लगाना है, किस तरीके से किसान भाई अच्छी से अच्छी आमदनी कमा सकते हैं सदाबहार वृक्षों में। यहाँ आज मैं बात आपको बताऊंगा कि नींबू वर्गीय फल जिसमें चकोतरा, किन्नो, मौसम्मी, कागजी नींबू, मोटे छिलका वाला नींबू जो अचार में काम आता है, ग्रेप फ्रूट, टैंजरीन इत्यादि फसलें आती हैं। इनका अगर कोई किसान भाई बाग लगाना चाहता है तो ये बहुत ही अच्छा समय है, आप इनका बाग लगा सकते हो। तो बाग लगाने से पहले आपको क्या करना है कि जहाँ पर भी आपको बाग लगाना है, अगर वो ज़मीन आपके प्रयोग में नहीं है तो सबसे पहले उसकी गहरी जुताई करा दें, उसके बाद उसका समतलीकरण करा लें, उसको समतल करा दें जिससे कि आप जब भी उसमें पानी ना कहीं भर सके, ना पानी ऐसा हो कि कोई ऊंची जगह बचे जिसमें पानी ना जाए। उसके बाद किस्म के अनुसार कौन सी किस्म आप लगा रहे हो उसके हिसाब से उसमें गड्ढे खोद लीजिए। इसमें ये है कि अगर आप मौसम्मी लगाना चाहते हैं तो मौसम्मी की कुछ किस्में हैं, जैसे एक हमारे संस्थान से जो किस्में निकली हैं, पूषा शरद, पूषा राउंड, ये बहुत अच्छी किस्में हैं। इसके अलावा आप जो मौसमी एक किस्म है उसको भी आप लगा सकते हो। और इनकी जो दूरी है आप 5 गुणा 5 मीटर के रख सकते हैं। उसमें आप 75 सेंटीमीटर गुणा 75 सेंटीमीटर गुणा 75 सेंटीमीटर के गड्ढे खोदिए। गड्ढे खोदते समय आप ये ध्यान रखें कि उसकी जो आधी मिट्टी है ऊपर की उसको अलग रखें और नीचे की आधी मिट्टी अलग रखें, उसको आपको निकाल देना है। ऊपर की आधी मिट्टी में उतनी ही मात्रा में आप सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास खाद अवेलेबल है उसको आप मिक्स कर लें। अगर आपके क्षेत्र में दीमक की समस्या है तो उसमें नीम की खली का प्रयोग अवश्य करें। इसके बाद मिक्स करने के बाद आप ये गड्ढों को भर दें और भरते समय ये ध्यान रखें कि गड्ढा थोड़े ऊपर तक बने, जिससे पानी जब आए, बारिश का पानी जब आए तो गड्ढे बैठ के समतल हो जाएं, ना कि मिट्टी नीचे चली जाए। 1-2 बारिश के बाद आप रोपण कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मौसम्मी की बहुत अच्छी वैरायटी है, नींबू जो कागजी नींबू है उसकी हमारे संस्थान ने जो किस्में निकाली हैं उसमें पूषा उदित, पूषा अभिनव, ये दोनों बहुत अच्छी किस्में, ये वर्ष में 2 बार फलत देती हैं।
इनका भी आप चयन कर सकते हैं। गड्ढा खोदने का और रोपड़ दूरी इनकी उतनी रखनी है जितनी आप मौसमी की रख रहे हैं। इसके अलावा ग्रेप फ्रूट की बहुत अच्छी किस्में दो हैं, एक रेड ब्लस, एक मार्स सीडलेस। मार्स सीडलेस सफ़ेद कलर की होती है और जो रेड ब्लस है उसका जूस लाल कलर का होता है। इन दोनों किस्मों का आप चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत अच्छी किस्म जो हमारा संतरा से मिलती जुलती है, जिसको हम किन्नो कहते हैं, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। लेमन, अगर आप अचार के लिए कोई किस्म लगाना चाहते हैं तो उसमें जो मोटे छिलका वाला नींबू होता है और उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए पंत लेमन और हमारी कागजी कला जो पूसा संस्थान से किस्म निकली है कागजी कला, इसका चयन कर सकते हो। अमूमन इन सारी किस्में जो हमने बताई हैं इनमें आप 5 गुना 5 मीटर की दूरी रख सकते हैं, इससे आपको फलत अच्छी मिलेगी। दूसरा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो आती है कि जब किस्मों का आपने चयन कर लिया तो आप किस्में लें कहाँ, क्योंकि फल वृक्ष हैं, इनमें 3-4 साल बाद फलत शुरू होती है, तब आपको पता चलेगा कि जो किस्म आपने ली है वो किस्म सही है या गलत है। तो इसलिए हमेशा आप विश्वसनीय नर्सरी से, अगर आपके क्षेत्र में कोई कृषि विश्वविद्यालय है उसकी नर्सरी से आप पौधे ले सकते हैं, या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का कोई संस्थान है वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप किस्मों का चयन करके आप इनको वहाँ से खरीद के आप लगाइए। लगाते समय आप ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा बारिश में इनको नहीं लगाना है। 1-2 बारिश होने के बाद जब मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो आपके गड्ढों की, तो गड्ढों में इनको थोड़ा जितना मिट्टी पौधों के पास है उतना ही गड्ढा बना के इनको आपको लगा देना है। ध्यान रखना है कि उसके चारों तरफ मिट्टी को बहुत बढ़िया ढंग से दबा देना। अगर बारिश उस दिन नहीं हो रही है तो लगाने के बाद आप तुरंत पानी लगाएं, जिससे आपकी जो पौधे, जितने पौधे लगाओगे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे आपके चल जाएंगे। इसके अलावा एक और ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप बडिंग वाले, कलकान वाले पौधे लगा रहे हैं या ग्रफ्टिंग वाले पौधे लगा रहे हैं तो एक ज़रूर आप ध्यान रखें कि बड के नीचे से कोई भी शाखा नहीं चलनी चाहिए। अगर बड के नीचे से कोई शाखा चल रही है तो वो समझिए मूलग्रंथ की शाखा है, उसको आप लगाने के बाद ज़रूर निकाल दें और अपने बागों का निरंतर भ्रमण करते रहें, पौधों को देखते रहें। अगर पौधों को सहारा देने की ज़रूरत हो, कभी कभी होता है कि पौधा एक तरफ झुक जाता है, छोटा पौधा होता है, तो आप एक लकड़ी लगा के उसको सहारा दे सकते हैं। पौधे के चारों तरफ आप पानी ना भरने दें, थोड़ा ऊंचाई पे पौधे लगाएं। अगर आपके यहाँ पौधे लगाने के बाद बारिश ज़्यादा हो रही है तो जल निकास की उचित व्यवस्था ज़रूर रखें। यहाँ पे हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि आप किस मिट्टी में का चयन कर सकते हैं अच्छी फलत लेने के लिए। तो नींबू वर्गीय फलों के लिए आप 5.5 से लेके 7.2 pH मान वाली मृदाओं का आप चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि आपका जो ज़मीन है वो नमकीन नहीं होनी चाहिए, पानी भी आपका नमकीन नहीं होना चाहिए। नींबू वर्गीय फल हैं वो 750 मिलीग्राम प्रति लीटर से 1000 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पानी में साल्ट को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा साल्ट आपके पानी में जो आप सिंचाई में प्रयोग करेंगे तो आप नींबू वर्गीय फल ना लगाएं। तो इस तरीके से किसान भाई अगर इस समय नए बागान की संस्थापना करेंगे तो निश्चित तौर से उनके पौधे बहुत अच्छे तरीके से स्थापित होंगे और आगे आने वाले दिनों में उन पौधों की बढ़वार और तथा फलत भी अच्छी होगी। इसके अलावा यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों ने पहले से ही नींबू वर्गीय फल लगा रखे हैं, तो इसमें जैसे जो लेमन है, जो मोटे छिलका वाला नींबू है, जो प्राया अचार में काम आता है, उसकी तुड़ाई चल रही है, तो किसान भाई उसकी तुड़ाई कर सकते हैं। तुड़ाई करते समय ध्यान रखें कि डंठल के साथ तुड़ाई करें। और इसके अलावा जो हमारा लाइम है, जो कागजी नींबू जिसको बोलते हैं, वो अगस्त सितंबर में पक्का तैयार होगा, लेकिन उसमें कैंकर रोग, सिट्रस कैंकर के आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए आप उसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक एक दवा आती है, उसका 100 mg प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर
उसके साथ 3 ग्राम कॉपर ऑक्सी क्लोराइड प्रति लीटर का घोल बनाकर आप अवश्य छिड़काव करें, जिससे कि कैंकर से रोका जा सके। कैंकर में क्या होता है कि जो उसका फल का जूस होता है वो नहीं खराब होता, लेकिन जो ऊपरी सतह है वो देखने में खराब लगने लगती है, जिससे आपको बाजार मूल्य कम मिलेगा। तो इसलिए इस तरीके से आप कैंकर। दूसरा ये है, इस समय नए कल्ले निकलेंगे। नए कल्ले निकलते ही एक जो लीफ माइनर होता है उसका प्रकोप बढ़ जाता है। अगर आप देखेंगे तो नई पत्तियों पे टेढ़े मेढ़े सफ़ेद रंग के सुरंग टाइप का ये कीड़ा बनाता है। ये कीड़ा चूंकि पत्तियों के अंदर होता है, नुकसान इससे क्या होता है कि इससे जो क्लोरोफिल है वो ख़त्म हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है। और इस समय चूँकि पौधों पे फल लगे हुए हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होनी चाहिए, जिससे फल का बढ़वार अच्छा हो। तो इस कीड़े को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप स्पिनोसेड एक नामक दवा है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका आप 40 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर का घोल बनाकर आप इसका छिड़काव करें, या अगर ये नहीं मिलती है तो इमिडाक्लोप्रिड का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसका आप 50 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर का पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। दूसरा ये है कि चूँकि बारिश है, आपके तनों के पास पानी इकट्ठा ना होने दें। तनों के चारों तरफ जो आपका बगीचा है उसके हर पौधे के तनों के चारों तरफ आप मिट्टी चढ़ा दें, और अगर पानी उसमें खड़ा होता है तो उसकी जल निकास की उचित व्यवस्था करें। अन्यथा एक रोग होता है फाइटोप्थोरा सड़न। ये फाइटोप्थोरा सड़न रोग बहुत ज़्यादा फैलेगा, जिससे आपके पौधे सूख भी सकते हैं और आपको नुकसान होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अगर किसान भाइयों ने अभी बोडोपेक्स की नई पुताई की है तो इस चीज़ को, ये फाइटोप्थोरा रोग को रोकने के लिए आप बोडोपेक्स से पौधों के तनों की पुताई कर सकते हैं। 2 बार पुताई अवश्य करें वर्ष में, एक बारिश आने से पहले और एक बारिश ख़त्म होने के बाद। और बोडोपेस्ट में 1 किलोग्राम चूना 5 लीटर पानी में और 1 किलोग्राम कॉपर सल्फेट 5 लीटर पानी में अलग अलग घोल लेना, रात भर रख के सुबह इन दोनों को आप मिला दें और उनकी पुताई कर दें। पुताई ऐसे समय करें जब थोड़ा धूप हो, अगर बारिश में करेंगे तो धुलने की संभावना रहेगी। तो इस तरीके से आप इनका रोकथाम कर सकते हैं। एक और समस्या आ सकती है जो फल चूसक कीड़ा, या जो मीठी हमारी नारंगी है या किन्नू है, उसमें जो फल मक्खी है उसका प्रकोप देखने को मिलेगा। तो इसके लिए किसान भाई, अगर उनके पास कम पौधे हैं तो एक थैली आती है, आप फलों पर थैली लगा सकते हैं। अन्यथा आप जो आपके बागों को आप साफ रखें, उसमें खरपतवार ना पनपने दें, और एक मेलाथियान नामक दवा का घोल बनाकर आप इसके जो खरपतवार हैं उसके ऊपर छिड़काव करें और पौधों पर भी छिड़काव करें। और जो एक फेरोमोन ट्रैप है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो फल मक्खी के कीट होंगे वो उसके अंदर फंस जाएंगे, जिससे प्रजनन नहीं होगा और ये आपके फलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस तरीके से नींबू का आप प्रबंधन करिए और उनके फलों से आप लाभ उठाइए। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने नींबू वर्गीय फसलों में समसामयिक कार्यों के बारे में जाना, और अपने आज के खेत खलिहान कार्यक्रम में हमने आपको धान की रुपाई के संबंध में भी तमाम खास जानकारियां दी। उम्मीद करेंगे ये जानकारी आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो हमारे आज के खेत खलिहान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।